आज सेकेंड डे है और हम आज टॉपिक 9 से स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट डे में हमने टॉपिक 8 तक ऑलरेडी कवर कर लिया है, आप उसे देखें। और आपको इस सीरीज का जो सबसे मोस्ट बेनिफिट आपको उठानी है, तो आप एक बात को हमेशा ध्यान रखें कि आप जो मोस्ट 200 टॉपिक्स दिए गए हैं ना, उन सारे टॉपिक्स को देखें। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 9 से। टॉपिक 9 है नीति आयोग। नीति आयोग फुल फॉर्म, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये है इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूट, इसमें हमें एक कंफ्यूजिंग हो करवाते हैं। तो इंस्टीट्यूट नहीं है, ओके, ये इंस्टीट्यूशन है। जैसे होती है ना कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो वाला IIT नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे और यहाँ से आप क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी फाउंडेशन जो है 1 जनवरी 2015 को हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। इसके अध्यक्ष PM होते हैं और वाइस चेयरमैन होते हैं। तो वो हम लोग इसके डिटेल्स वाले में देखेंगे। तो नीति आयोग है ये, आप देख लीजिए इसको। टॉपिक 10 हम कुछ फॉल्स को देखते हैं, जलप्रपात जो होते हैं, वाटरफॉल्स, उसको। ये भी बार बार वो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। जोग या इसी को गरसोपा भी कहते हैं, शरावती नदी में है, ये कर्नाटका में है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। बिहार जलप्रपात टोन्स रिवर पर है। टोन्स रिवर ये उत्तराखंड में है। धुआंधार नर्मदा पर है। हुंडरू स्वर्ण रेखा पर है। टॉपिक 11 देखते हैं, प्रकाश वर्ष। बार बार प्रकाश वर्ष क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो उसी को लेकर हम आज इसको क्लियर करते हैं कि प्रकाश वर्ष एग्जैक्ट है क्या। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि 1 प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू हाउ मेनी डिस्टेंस। सो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मिनट, 10 टू द पावर 15 मीटर के बराबर ये होता है। और 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष। और इसको यदि हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 3.08 क्रॉस 10 टू द पावर 16, यानी कि 10 टू द पावर 16 मीटर। प्रकाश वर्ष जो है ये डिस्टेंस की दूरी है मेजर करने के लिए। एक पार्सेक जो होगा प्रकाश वर्ष से ज़्यादा होगा, यानी कि पार्सेक बड़ा है 3 टाइम्स लगभग। तो ये वैल्यू आप देख लेंगे। टॉपिक 12 देखते हैं, सिख धर्म। सिखिज्म के बारे में देखते हैं। इनके जो फाउंडर थे वो गुरु नानक देव जी थे, जिनका जन्म 1469 और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1539 में हुई थी। 1469 टू 1539 तक ये रहे थे। इनकी जो जन्म स्थान थी, बर्थ प्लेस, तलवंडी थी। डेथ जो इनकी हुई थी करतारपुर साहिब में हुई थी। ये दोनों आज पाकिस्तान में हैं। सेकेंड गुरु अंगद जी 1539 से 1552 तक, यानी कि 1539 से लेकर 52 तक ये रहे थे। और इनको गुरुमुखी का आविष्कारक माना जाता है। जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है, जिसमें आज पंजाबी लिखी जाती है, वो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है। उसका आविष्कार गुरु अंगद देव ने ही किया था। पंजाबी भाषा पहले से थी, लेकिन वो लिखी जाती थी उर्दू वाले स्क्रिप्ट वाले में, तो वो अलग इशू है। इसको हम देखते हैं। मेजर हम लोग ये जब हम लोग सिखिज्म पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो मेजर 10 गुरुज हैं, जो यानी कि 10 गुरु हैं, उनके बारे में देखेंगे और उनके वर्क को देखेंगे कि किसने क्या क्या किया था। क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे यहाँ पर। थर्ड गुरु अमरदास, ये 1552 से 74 तक रहे। फोर्थ गुरु रामदास, ये 74 से 81 तक रहे। अकबर ने इनको 500 बीघा जमीन दी थी और इन्होंने अमृतसर जो शहर है, अमृतसर शहर को इन्होंने स्थापित किया था। और इन्होंने गुरु का पद पैतृक बना दिया, यानी कि जो अब रामदास के जो बेटे होंगे वो नेक्स्ट गुरु बनेंगे। ओके, पहले रामदास से पहले जो अंगद थे या अमरदास थे, ये ऐसा नहीं था कि अंगद जो है वो गुरु नानक जी के बेटे थे, ये दूसरे थे। लेकिन जब रामदास जी आते हैं तो ये क्या करते हैं कि गुरु का जो पद है वो पैतृक बना देते हैं। तो जो नेक्स्ट 5th गुरु आते हैं, गुरु अर्जन देव, ये 1581 से लेकर 1606 तक रहते हैं और इन्हें सच्चा बादशाह के नाम से जाना जाता है। इन्होंने हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया। जो अमृतसर में हरमंदिर साहिब है, उसका निर्माण जो है गुरु अर्जन देव ने करवाया। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना करवाई। मृत्युदंड इनको दिया गया जहांगीर ने, क्योंकि जहांगीर के बेटे को इन्होंने संरक्षण दिया था, जिसके चलते जहांगीर नाराज हो गया था और इनको मृत्युदंड दी गई। तो गुरु अर्जन देव के बारे में ये सारी चीजें हैं। 6th गुरु हरगोबिंद, ये 1606 से लेकर 1645 तक रहे थे और इन्होंने अकाल तख्त, जो हरमंदिर साहिब जी में अकाल तख्त है, उसका निर्माण इन्होंने करवाया। 7th गुरु हर राय, ये 1645 से 61 तक रहे।
8th गुरु हरकिशन जी, ये 1661 से 64 तक रहे। 9th गुरु तेग बहादुर जी 1664 से 75 तक रहे, और तेग बहादुर जी ही गुरु गोविंद जी के पिताजी थे, और गुरु गोविंद जी वो तेग बहादुर जी के बेटे थे। तो 10th गुरु जो है वो गोविंद सिंह हुए, ये 75 से लेके 1708 तक रहे थे। इनका जो बर्थ प्लेस था वो पटना में था। इन्होंने खालसा पंथ 1699 में स्थापित की और गुरु पद को समाप्त कर दिया, और जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं उनको ही सर्वोच्च मान लिया गया, और वो अब सिख धर्म के मेन जो गुरु हो गए वो हो गए, और व्यक्ति को गुरु मानना यहीं से खत्म हो गया गुरु गोविंद जी के बाद से ही। और यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर लेना है कि जब इनकी डेथ हुई थी 1708 में, तो उसके बाद बंदा बहादुर ने 1708 से 1716 तक सिखिज्म की कमान संभाली। ये बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह के मतलब कि सेना में थे। तो गुरु गोविंद जी के बाद कौन आया था? तो बंदा बहादुर आया था, लेकिन ये एक सैनिक थे, तो सैनिक के ही पद पे रहे और सिखिज्म को इन्होंने रक्षा करने का काम किया मुगलों से। टॉपिक 13 आते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल के कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, और यही सेल वॉल जो है ये सेलुलोज एंड चिटिन से बना होता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, नहीं होता है। साइज में प्लांट सेल लार्जर होता है और ये स्मॉलर होता है एनिमल सेल। प्लांट सेल में प्लास्टिड होते हैं, यहां पर एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में वैक्यूलस जो होती है वो लार्जर इन साइज होती है, और एनिमल सेल में वैक्यूलस होती है लेकिन वो स्मॉलर साइज में होती है। तो ये 4 मेजर डिफरेंसेस है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। पहला है सेल वॉल, इसकी साइज है, दूसरा है प्लास्टिड है, और चौथा है वैक्यूलस। इसको देख लीजिए। टॉपिक 14 देखते हैं, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग कहा गया है, दैट मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। अटॉर्नी जनरल का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल को फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहते हैं। ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होते हैं, और ये प्लेजर होते हैं प्रेसिडेंट के, यानी कि जितने आसानी से प्रेसिडेंट ने इनको अपॉइंट किया उसी आसानी से इनको हटाया भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस या सीएजी को हटाने के लिए उसका एक प्रोसीड्यूर होता है, अटॉर्नी जनरल को हटाने के लिए कोई प्रोसीड्यूर नहीं होता है, उसी को हम प्लेजर कहते हैं, प्रेसिडेंट प्लेजर कहते हैं। आर्टिकल 88 के अकॉर्डिंग ही यानी कि अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है पार्लियामेंट के वर्क में। पार्लियामेंट के वर्क में पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि वो वहां जा सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन राइट टू वोट वहां पर नहीं होगी इसकी। इसी के साथ साथ हम एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट देख लेते हैं। आर्टिकल 165 जो है यानी कि 165 जो कहता है वो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में कहता है। तो ये स्टेट का जो है फर्स्ट लॉ ऑफिसर हो जाएगा। जैसे कि अटॉर्नी जनरल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए फर्स्ट लॉ ऑफिसर है, उसी तरह से एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर हो जाएगा स्टेट का, और ये गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और ये गवर्नर के प्लेजर होता है। जैसे कि प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल को हटा सकता है, उसी तरह से गवर्नर भी इसको उसी हिसाब से हटा सकता है। टॉपिक 16 देखते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके 2 कंडीशन है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। फर्स्ट है प्रकाश की जो किरण है सघन से विरल माध्यम में आनी चाहिए, सघन से विरल माध्यम में, यानी कि डेंस टू विरल माध्यम में आएगा ये। और दूसरा जो है इसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। इसके कुछ यूजेस हम देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस जो होती हैं वो ये है कि जैसे स्पार्कलिंग डायमंड का चमकना, मिराज यानी कि मिर्ग तीक्ष्णा या इस तरह से कुछ बोलते हैं मिराज को, जो कि रेगिस्तान में होता है। हमें ये आभास होता है कि वहाँ पर पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता है। शाइनिंग ऑफ वाटर बबल का चमकना। इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ सन विजिबिलिटी, हम जानते हैं कि सन उगने से उगता है और जब डूबता है तो वो डूब गया हुआ रहता है, लेकिन अभी भी हमें वहाँ पे प्रकाश दिखती है। वो जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ही होता है। और ऑप्टिकल फाइबर्स में जो होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स में भी हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर में। आज तो ऑप्टिकल फाइबर का ज़माना भी है। तो ये रहे आज के सेशन।